अच्छा, अब ये वर्क देखें, ओ लेवल में क्या होता था कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और आपने उस पर फोर्स लगाई कैपिटल एफ, और इस ऑब्जेक्ट ने जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस कवर किया, सपोज एस, तो आपके पास जो है वो वर्क आएगा एफ इंटू एस। मतलब अगर फोर्स 10 न्यूटन है और ये डिस्टेंस 5 मीटर है, तो वर्क आ जाएगा आपके पास 10 इंटू 5, यानी कि 50 जूल्स। तो वर्क क्या होता है? वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ as the product of force and the distance covered in the direction of force। ठीक है नहीं? अच्छा, अब देखें होगा क्या कि वर्क का ऐसा यूनिट जूल्स है, और वर्क जो है वो फोर्स और डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का प्रोडक्ट है। अच्छा, अब देखें, अगर ये फोर्स इस तरह से अप्लाई हो रही हो, लाइक दिस, मतलब वही आ गई बात, दोबारा वेक्टर रेजोल्यूशन की आ जाएगी एक तरह से बात। और ये जो है वो एंगल है थीटा, यानी कि 30 डिग्रीज थीटा एंगल है। और आपके पास ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये फोर्स स्टिल वही है, सपोज 10 न्यूटन, और डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है हमारे पास 5 मीटर। तो अब हम करेंगे क्या? अब हम इस फोर्स को रेजोल्यूट करेंगे। तो इसको जब आप रेजोल्यूट करेंगे तो डेफिनेटली जो एंगल के पास वाली फोर्स होती है ये कॉस होती है, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। और ये वाली फोर्स है, ये हो जाएगी एफ साइन थीटा। तो आपका इस केस में जो वर्क होगा वो एफ एस कॉस थीटा के बराबर होगा। वाई? बिकॉज देखें, पूरी फोर्स जो है ना वो डिस्टेंस, जो डिस्टेंस की डायरेक्शन में फोर्स है ना वो एफ कॉस थीटा है, और ये इसके साथ डिस्टेंस के साथ परपेंडिकुलर है। तो एफ साइन थीटा आप कंसीडर ही नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो एफ कॉस थीटा को कंसीडर करेंगे। इस केस में सिर्फ आप एफ कॉस थीटा को कंसीडर करेंगे, और एफ साइन थीटा कंसीडर ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिस्टेंस जो है ना वो ऐसे कवर हो रहा है, ये डिस्टेंस है एस, और ये जो एफ साइन थीटा है ना ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लेते थे मोमेंट में, ये यूजफुल होता था मोमेंट में, और मोमेंट में पैरेलल कंपोनेंट बेकार हो जाता था फोर्स का। मगर यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिस्कार्ड होगा और सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट कंसीडर होगा। तो इसमें थीटा का मतलब क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्टेंस। तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस।
ठीक है जी। तो ये हमारे पास बात है। तो बहुत ही बेसिक से एक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आपको वर्क के दिए। अच्छा अब देखें, अब एक बात और सीखें। अगर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और आप इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन, और ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है लेट से 5 मीटर, ठीक है। मगर अब जो है ना, ये पीछे भी एक फोर्स लग रही है यहाँ पे, और ये फ्रिक्शन फोर्स है, और ये आपकी 5 न्यूटन की है। तो अब आपके पास नेट वर्क डन क्या हो जाएगा? तो ये बराबर हो जाएगा कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, यानी रिजल्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा कैपिटल एफ एस माइनस स्मॉल एफ एस। तो नेट वर्क डन अगर आप यहाँ निकालना चाहें तो कैपिटल एफ एस का मतलब क्या है? 10 × 5, और स्मॉल एफ एस का मतलब क्या है? 10 इंटू नहीं 5 × 5। तो ये हो जाएगा 5 × 5, ठीक है। सो हमारे पास आंसर आएगा 25 जूल्स का, ये नेट वर्क है। अच्छा बेटा, ये नेट वर्क डन है, नेट वर्क है। अच्छा अब देखें, बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कह रहा हूँ। ये जो स्मॉल एफ एस है ना बेटा, इसको फ्यूचर में जाके, मतलब आगे जाके हम इस चैप्टर में, स्मॉल एफ एस इज द वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव और फ्रिक्शन फोर्स। ये रेजिस्टिव फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन है। या एफ एस को आगे जाके हम क्या बोलेंगे फ्यूचर में? एफ एस इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मल एनर्जी। ठीक है जी। तो एफ एस जो है वो आपका थर्मल एनर्जी भी कहला सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एफ एस का जो कॉन्सेप्ट है ये आगे भी आएगा आपके पास। स्मॉल एफ एस, इनफैक्ट स्मॉल एफ एस का कॉन्सेप्ट ये आपका कहलाता है थर्मल एनर्जी। बेटा यहाँ तक अगर आप देखिएगा, पहले कोई बात है तो मुझसे बताएं इसमें, नहीं तो फिर आगे बढ़ाऊं। एटलीस्ट एक एक दफा मुझे जरा बता दिएगा इसके बारे में कि यहाँ तक सही है, आपको समझ आ गया, नहीं तो फिर आगे बढ़ाऊं। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात। अच्छा अब देखें, अब इसमें आगे क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास। आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि वर्क जो है ना, वर्क वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा ई। मतलब जब भी वर्क परफॉर्म होगा ना, तो वो चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है। डेल्टा ई का मतलब है चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। अच्छा, एनर्जी चेंजेस कितने हो सकते हैं? ओ लेवल में आपने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि वो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के बराबर होगा। वैसे हाफ एम वी स्क्वायर होता था, मगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, सॉरी, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अच्छा, एक होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वो हो जाएगा आपके पास एम जी H2 माइनस H1। तो ये जो एम जी है ये वेट कहलाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा आपके पास, अल्लाह भला करे, वेट इनटू चेंज इन हाइट। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अच्छा, एक और जो चेंज इन एनर्जी होता है या एनर्जी होता है वो एफ एस होता है, स्मॉल एफ एस। ये होता है थर्मल एनर्जी, ये होता है थर्मल एनर्जी, ठीक है। अच्छा अब एक बात आप याद रखिएगा कि ये हमें ऑलरेडी पता है कि ओ लेवल से हमें ये बात पता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड
cannot be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another form, but it can be converted from one form to another form. ये तो हो गई ओ लेवल की स्टेटमेंट ना। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है ना वो हमेशा टोटल सम ऑफ एनर्जी सेम आना चाहिए। टोटल सम ऑफ एनर्जीज फॉर अ क्लोज सिस्टम, मतलब जिसमें एनर्जी लॉसेस ना हो, फॉर अ क्लोज सिस्टम मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है जी, तो ये टोटल सम ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब इसका यूज क्या है हमारे पास? ये हमने चेंज इन एनर्जी लिखी, ये कौन सी है? ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है। इसको कहते हैं कि चेंज इन के ई, मतलब काइनेटिक एनर्जी। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है और ये आपकी थर्मल एनर्जी है। ठीक है। अच्छा, अब ये अप्लाई कैसे होगा? लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ मिल के। ठीक है। बस ये अगर आपने सीख लिया ना, समझे, वर्क एनर्जी पावर को मैं एक तरह से क्लोज करने के काबिल हो जाऊंगा। तो अब ये है क्या, देखें। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कोई यहाँ पे ना इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक बॉल है इस जगह पे कोई। अच्छा, ये बॉल जो है ना वो, मैं यहाँ पे इसकी स्पीड जो है ना वो 10 मीटर पर सेकेंड है। और इस वक्त जो बॉल की हाइट है वो सरफेस से वो 2 मीटर है। अच्छा, ये बॉल को मैं ले गया ऊपर यहाँ पे। कितना डिस्टेंस कवर करके गई बॉल? फोर्स लगी इस पे एफ, जो कि मालूम ही नहीं है कितनी है। और बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया ऊपर की तरफ, ये मुझे पता है। इसने डिस्टेंस कवर किया है 20 मीटर। अच्छा, यहाँ पे जाके इसने कितनी हाइट गेन कर ली ये भी मुझे पता है। ये मैंने आपको बता दिया। सपोज इसने 8 मीटर की हाइट गेन की है। ठीक है। अच्छा, अब बॉल का मास कितना है? बॉल का मास है 5 kg। ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्टेंस अगर कहीं चाहिए हो तो 9.81, वही पुरानी वैल्यू, बल्कि 10 ले लें फिलहाल ताकि आसान रहे हमारा क्वेश्चन थोड़ा। वैल्यूज पॉइंट में नहीं आएंगी, बस 10 ले लेते हैं फिलहाल सिर्फ इस सवाल के लिए। 10 Newton/kg। ठीक है जी। अच्छा, जब ये हाइट पे पहुंची ना तो यहाँ पे पहुंच के इसकी स्पीड हो गई 15 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी। मास 5 kg है, ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्टेंस 10 Newton/kg है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें इंक्लाइन प्लेन में फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन ऑफ इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन की फ्रिक्शन है 100 न्यूटन, यानी स्मॉल एफ इज 100 न्यूटन। चले, अब हम एक काम ये करते हैं कि हम इस मोशन में ना, इस मूवमेंट में या इस पूरे केस में दो पॉइंट बना लेते हैं। एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। ठीक है। तो अब हम ये लिखेंगे टोटल जूल्स, मतलब जूल्स का मतलब टोटल एनर्जी या टोटल वर्क डन। टोटल जूल्स एट पॉइंट ए बराबर होने चाहिए किसके? टोटल जूल्स, यानी कि टोटल जूल्स का मतलब वर्क डन, एनर्जी सब मिला के, टोटल जूल्स एट पॉइंट बी। ये हर सूरत बराबर होने चाहिए। क्यों? लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होगा। यानी कि सम ऑफ एनर्जीज एंड वर्क एट ए मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ energies
and work at B। ठीक है जी। अच्छा अब देखें, मुझे एक बात आप लोग सोच के बताएं कि क्या बॉडी में ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी या नहीं होगी। सिर्फ यस या नो का जवाब दें, कोई भी मुझे बताएं कि क्या बॉडी में ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी या नहीं होगी। यस या नो, होगी या नहीं। सर होगी। होगी। नो। नो। अच्छा देखिए, नो तो हम जब बोलेंगे जब बॉडी में स्पीड ना हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू स्पीड। इज ड्यू टू स्पीड। तो भाई ए पॉइंट पे बॉडी में स्पीड है तो सही, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है तो सही। तो जब स्पीड है तो डेफिनेटली उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो ½ mU² होगी। This I can say that initial काइनेटिक एनर्जी। अच्छा अब मुझे एक बात बताइएगा कि ए पॉइंट पे बॉडी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी या नहीं होगी। सर नहीं होगी। अच्छा जी, देखें अब पहले ये देखें आप कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये पहले देखिएगा मैम, ये पहले सुने। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू हाइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, मतलब ये एक और नाम होता है इसका, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है जी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। सो आपको क्या लग रहा है उमैमा, क्या हाइट है नहीं क्या ए पॉइंट पे बॉडी की कोई। हाइट तो है मेरे ख्याल से, थोड़ी सी है मगर है तो सही। ये देखें, बॉडी में हाइट है तो सही। इस सरफेस के हवाले से, ये जो रेफरेंस सरफेस है इसके हवाले से बॉडी में हाइट है तो सही। तो हाइट तो है बॉडी में। बोले होगी फिर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, अभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर लग रहा है तो सर फिर मत। होगी। होगी क्योंकि हाइट तो है बॉडी में, मास भी है। तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा mgh1 प्लस। अच्छा क्या हम ए पॉइंट पे बॉडी में कोई वर्क डन कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। जी, क्या एक्सटर्नल फोर्स कोई लगा रहे हैं हम लोग। नो सर। आप देखें, आपको नजर आ रही है कोई फोर्स लगती भी यहाँ पे। ये देखें, ये लगा तो रहा हूं मैं इस पे फोर्स। आप इसको बहुत गौर से देखें, तो मैं एक फोर्स लगा तो रहा हूं इसको। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई फोर्स लगे बगैर बॉडी ए पॉइंट से बी पे भी चली जाओ, स्पीड भी बढ़ा ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि आप कोई एफ एस कर ही रहे हैं, और इसको कहते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल ड्राइविंग इंजन या फॉरवर्ड फोर्स। ठीक है। तो मतलब देखें उमैमा, आप ये देखें ना कि बेटा ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक बॉडी एक तो ऊपर जा रही है और ऊपर से स्पीड भी गेन कर रही है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप इस पे कोई फोर्स ना लगा रहे हो। तो फोर्स तो हम इस पे लाजमी लगा रहे हैं और मैंने शो भी किया हुआ है इसको। अच्छा अब आप आ जाएं बी पॉइंट पे। तो बेटा जब बी पॉइंट पे बॉडी पहुंचेगी तो क्या उसमें काइनेटिक एनर्जी है। सोच के बताइएगा बेटा आप लोग।
क्या बी पॉइंट पे बॉडी में काइनेटिक एनर्जी है या नहीं है? डू वी हैव काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी? जी सर बेटा, है। है है बिल्कुल है, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, तो स्पीड तो है, तो हम इसको लिख देते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। इसको बोल देंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस एम जी एच टू भी है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो उसको बोलेंगे फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब हम ए पॉइंट से बॉडी को बी पॉइंट पे लेके जाएंगे तो वो हीट अप होगी या नहीं होगी? वो देखें, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन में क्या मौजूद है, इंक्लाइन प्लेन रफ है। इंक्लाइन प्लेन ना स्मूथ नहीं है, रफ है। फ्रिक्शन की वजह से होगी। हाँ जी एग्जैक्टली तो आपका जो फ्रिक्शन का वर्क डन है, स्मॉल एफ एस, ये हम कहते हैं वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये हम कहते हैं वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, या इसको हम कहते हैं थर्मल एनर्जी, या इसको कहते हैं एनर्जी डेसिपेटेड एज हीट। एनर्जी डेसिपेटेड एज हीट, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा ही। ठीक है, यानी बॉडी हीट अप हो जाएगी जब बॉल को रोल करते हुए लेके जाएंगे एक रफ सरफेस पे, तो ये गर्म तो हो जाएगा बॉल थोड़ा सा हमारा, तो बॉल जब गर्म हो जाएगा तो उसका मतलब थर्मल एनर्जी भी एग्जिस्ट करेगी। अच्छा अब आप इसमें कैपिटल एफ आपने फाइंड करना है, इस इक्वेशन से कैपिटल एफ आपने फाइंड करना है, और मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी चीजें दे दी हैं। देखिए इनिशियल स्पीड भी हमें पता है 10 है, फाइनल स्पीड भी पता है हमें 15 है, मास भी हमें पता है, हाइट इनिशियल भी पता है, हाइट फाइनल भी पता है, तो कुछ बचा ही नहीं है ऐसा। तो आप निकालें इसमें इक्वेशन में वैल्यूज डाल के कैपिटल एफ निकालें, फाइंड आउट करें। आप लोग कैपिटल एफ फाइंड आउट कर रहे हैं, प्लीज देखें इसको जरा फाइंड करें। जी बेटा, क्या आई कैपिटल एफ की वैल्यू? वैल्यूज रख के दिखानी तो नहीं पड़ेंगी इसमें, देखें भाई, अगर मैं हाफ इंटू मास, मास की वैल्यू 5 है, इनिशियल स्पीड की वैल्यू 10 है, प्लस मास की वैल्यू फिर 5 है, जी की वैल्यू 10 है, हाइट 2 है, प्लस कैपिटल एफ अननोन है, एस की वैल्यू 20 है, इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 इंटू 5 मतलब इंटू 15 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 10, और हाइट फाइनल क्या है? हाइट फाइनल है 8, प्लस स्मॉल एफ एस, स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी है? 100,
और 100 टाइम्स, और एस कितना है 20, तो 100 × 20। तो इसको आप सॉल्व करें तो कैपिटल एफ की वैल्यू मुझे बताइएगा जरा, आयल कितनी आ रही है, इसको जरा प्रॉपरली कैलकुलेट करिएगा, बहुत प्रॉपर। सर जी 130.625। 130.625, मैं चेक करवा लेता हूँ सबसे। 130.625 यानी कि 131 न्यूटन। चेक कीजिएगा बेटा, बाकी भी सब जरा चेक करें ताकि ऑथेंटिक हो जाए कि ये आंसर आ रहा है। जी अब्दुल्ला देखिएगा कितना आ रहा है। हाँ भाई, आहिल कितना निकाला आंसर? यार कोई बताओ तो सही, आप लोग कर रहे हो नहीं इसको? जी अनुषा आपने किया, शान से बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। हेलो बेटा, क्या है इसका आंसर, कोई बताएगा मुझे? यही आ रहा है 131। जी सर यही आ रहा है। यही आ रहा है 131। जी सर। जी बाकी भी बेटा करे ना जरा, ताकि पता चल जाए एक दफा। तो देखिए टेक्निक तो यही है, वैल्यूज भी रख के देती है मैंने, अब सिर्फ आपने इसको कैलकुलेट करना है। और लास्ट वाला जो है वो 100 × 2 है, तो 131 ठीक है। थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है, 131 आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा एक केस में इसका और बता देता हूँ आपको, देखिए वर्क एनर्जी पावर के अंदर ठीक है 131, ओके गुड। अच्छा अब कोई दूसरी बात देखते हैं इसमें ना, दूसरा कोई केस देखते हैं। अब देखिए मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। अब इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर कोई कार्ट है, कोई टॉय कार्ट है, जिसका मास जो है ना वो 2 kg है। और इसको जो है ना, मैं इसको फोर्स लगा के खींच रहा हूँ यहाँ पे। इनिशियली ये रेस्ट पे थी, मतलब शुरू में रेस्ट पे थी, फिर मैंने इस पे फोर्स लगाई, तो ये कार्ट आपकी यहाँ से चल के यहाँ पे आ गई। यहाँ पे इसकी स्पीड है 10 मीटर्स पर सेकेंड, और मास वही है 2 kg, ठीक है। अच्छा अब जिस सरफेस पे चल के आई है, ये सरफेस जो है ना फ्रिक्शन से भरी हुई है, बहुत फ्रिक्शन है इसमें। तो फ्रिक्शन इसमें है 50 न्यूटन। 50 न्यूटन इज द फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा अगर ये फ्रिक्शन फोर्स है, तो अब यहाँ पर देखा जाए तो हम इसको बॉडी को यहाँ से खींच के लेके गए। अच्छा कितना डिस्टेंस कवर किया है इसने, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये डिस्टेंस है 100 मीटर। ठीक है। अच्छा अब अगर आप देखें, आपको कैपिटल एफ अगर आप फाइंड करना हो, तो ए और बी पॉइंट,
क्या ए पॉइंट पे बॉडी में काइनेटिक एनर्जी होगी इस वक्त? आप जरा सोच के बताइएगा बेटा, क्या ए पॉइंट पे बॉडी में काइनेटिक एनर्जी होगी? जी पर नहीं होगी। नहीं होगी ना, क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है। तो हाफ एम यू स्क्वायर यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी कैंसिल, नहीं होगी। अच्छा, क्या बॉडी में ए पॉइंट पे कोई हाइट है? तो क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी या नहीं होगी? नो सर। नहीं होगी। तो हम इसकी इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी खत्म कर देंगे, नहीं है हमारे पास वो, ठीक है। आई एम नॉट कंसीडरिंग इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। प्लस कैपिटल एफ एस होगा, यानी एक्सटर्नल फोर्स का वर्डन है या नहीं है? इज एनी एक्सटर्नल या ड्राइविंग फोर्स परफॉर्मिंग सम वर्क ऑन द बॉडी और नॉट? यस सर। यस, तो कैपिटल एफ एस को कंटेन करेंगे, रखेंगे। अच्छा, अब आप आ जाए बी पॉइंट पे। क्या बी पॉइंट पे बॉडी में काइनेटिक एनर्जी होगी? यस सर। होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि बॉडी मोशन में है। हाफ एम बी स्क्वायर तो होगा। प्लस क्या बॉडी में कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी बी पॉइंट पे? नो सर। नहीं होगी, तो हम इसको कर देंगे एम जी एच टू को खत्म। अच्छा, फ्रिक्शन की वजह से कोई या थर्मल एनर्जी होगी हमारे पास बी पॉइंट पे? जी हो। होगी, क्योंकि रफ सरफेस है तो स्मॉल एफ एस होगी। तो अब आपका कट डाउन होगी, क्या बची इस इक्वेशन में से? एफ एस बचा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे है ही सिर्फ एफ एस। और साथ में साथ ठीक है जी, और साथ में आपके पास हाफ एम बी स्क्वायर बचा। और क्या बच गया? प्लस स्मॉल एफ एस। बेटा वैल्यूज प्लेस करें। एस की वैल्यू हमें दी हुई है 100, फ्रिक्शन फोर्स है 50, मास है ये, और वेलोसिटी इसकी फाइनल जो है वो इतनी है। निकालें एफ कितना आ रहा है? शाबाश, निकालिएगा, वो सब निकाला करें ताकि आंसर भी वेरीफाई हो सके। सर 51। 51। देखिए सबके पास यही आंसर आ रहा है। यस सर, 51। ओके, तो ये हमारे पास का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, ये जो मैंने ये इक्वेशन लिखी है ना इतनी बड़ी, ये वाली इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन है समझे एक तरह से की इक्वेशन है काइनेमेटिक इसकी, वर्क एनर्जी पावर की। अब कुछ केसेस में ये पूरी की पूरी अप्लाई हो जाती है, और कुछ कुछ केसेस में ये सारी अप्लाई नहीं होती है। जैसे इसमें सारी अप्लाई नहीं हुई, इसमें कुछ चीजें, मतलब 6 चीजें थी, उसमें से 3 चीजें तो कैंसिल ही हो गई। सिर्फ 3 चीजें अप्लाई हो रही है, उसकी बेसिस पे हम लोगों ने अननोन कैपिटल एफ फाइंड आउट कर लिया। अननोन कैपिटल एफ फाइंड आउट कर लिया इसमें हमने, ठीक है।